नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि क्या है आर्थराइटिस, कितनी गंभीर बीमारी है ये और क्या है इसके लक्षण जिसकी जरिए इसकी पहचान हो सके और कैसे इसका बचाव भी मुमकिन है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय शर्मा, जो कि कंसल्टेंट हैं ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में, और 21 साल का इनको एक्सपीरियंस है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यूएसए से ट्रेंड है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। इसके साथ ही डॉक्टर राहुल जैन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि गठिया रोग विशेषज्ञ हैं, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में, और 11 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। वन ऑफ द टॉप र्यूमेटोलॉजिस्ट इन राजस्थान। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर विजय शर्मा आपसे ही है। हम अक्सर ये सुनते आते हैं आर्थराइटिस, लेकिन आखिरकार लेमन टर्म में इसका मतलब क्या होता है? आर्थराइटिस जोड़ों की एक अवस्था होती है जिसमें जॉइंट बनाने वाली हड्डी के जो एंड्स होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होती है, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज घिस जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है, और इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के घिसने की वजह से जो बोन की एंड्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और आपस में उनका फ्रिक्शन होने लग जाता है, वो रगड़ खाने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से जॉइंट में दर्द, सूजन, जकड़न, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट में हो सकती है, और मोटा मोटी हम आर्थराइटिस को दो प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस आदमी की उम्र के साथ बढ़ने के होने वाली अवस्था होती है, बीमारी होती है, जिसमें जॉइंट जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है उसके जॉइंट्स का वियर होता जाता है, और इस वियर के साथ साथ जो चेंजेज आते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसके बारे में मेरे दोस्त डॉक्टर राहुल आपको विस्तार से बताएंगे। ये एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम जॉइंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है और वो जॉइंट के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसको हम आम भाषा में गठिया भी बोलते हैं। डॉक्टर राहुल जैन, लेकिन इसके टाइप्स कितने होते हैं? हालांकि विजय शर्मा जी ने हमें बताया कि आर्थराइटिस होता क्या एग्जैक्टली, लेकिन और किन में ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि अक्सर ये बीमारी हम विमेंस में देखते हैं। जी, ये महिलाओं में ज़्यादा होती है, और ये जैसा सर ने बताया कि एज रिलेटेड इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, और जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आर्थराइटिस हैं वो भी बहुत तरीके की होती हैं। तो उसमें जो मुख्य हैं, एक तो जो हाथ पैरों के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती हैं जिसमें अकड़न, सूजन और दर्द हो, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा एक कमर की गठिया होती है, जो सुबह उठने पे कमर में अकड़न हो आधे घंटे से ज़्यादा, उसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तीसरी एक गठिया होती है बार बार मुँह का सूखना, बार बार पानी मांगना और दांतों का ख़राब हो जाना, सूखा खाना खाने में दिक्कत आना, आँखों में सूखापन लगना, उसको हम सूखेपन की या जोगरन सिंड्रोम बोलते हैं। एक गठिया होती है जिसमें मुंह में बार बार छाले आते हैं और धूप में जाने पे लाल लाल निशान हो जाते हैं, और बालों का झड़ना, जोड़ों में दर्द होना, उसको हम ल्यूपस बोलते हैं। तो ये 3 तरह की मेन जो गठियाँ हैं, और इसके अलावा 2 और हैं। एक हाथ पैरों के नीलापन आ जाना, ठंडे पानी में काम करते ही हाथ पैरों में नीलापन आ जाए या उनमें घाव होने लग जाए उंगलियों में सर्दियों के दिनों में, साथ में चमड़ी में सख्तपन आ जाए, उसको हम स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं। और एक यूरिक एसिड से रिलेटेड गठिया होती है जिसको हम गाउट बोलते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से किसी भी जॉइंट में, जैसा सर ने बताया कि एकदम से सूजन आ जाए, एकदम जॉइंट लाल हो जाए, स्पेशली उसमें पैर के अंगूठे में आती है। तो यूरिक एसिड का जो संबंध है एक ही आर्थराइटिस से संबंध है, जिसको हम गाउट कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी हमने जितनी भी आर्थराइटिस की बात करी उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन डॉक्टर विजय शर्मा, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे हम इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस इंसान की उम्र के साथ साथ बढ़ने वाले जोड़ों में जो परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से होने वाली बीमारी होती है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके शरीर के हर ऑर्गन का और हर पार्ट का वियर होता है। जॉइंट भी इससे अछूते नहीं है। उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ जॉइंट के हर स्ट्रक्चर का वियर होता है, और इस वियर होने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोन के एंड के ऊपर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, जो झिल्ली होती है, वॉर्न आउट हो जाती है। उसके वॉर्न आउट होने की वजह से बोन के एंड्स एक्सपोज हो जाते हैं और उनमें फ्रिक्शन होने लग जाता है, और जिससे जॉइंट की इंजरी होने लग जाती है, और इसकी वजह से जॉइंट में कुछ सिम्टम आने लगते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आर्थराइटिस के। इन सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेन, दर्द। इस दर्द की वजह से मरीज अपने
फिजिशियन से संपर्क करता है। और जब हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बता देते हैं कि आपके घुटने जो है घिस गए हैं या फिर उसमें पानी की कमी हो गई है। जी जी राइट, उसका मेन सिम्टम पेन होता है। पेन के साथ उसके जोड़ों में जकड़न आनी शुरू हो जाती है, जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, और अगर एडवांस स्टेज में आ गया तो जोड़ों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है। ये कुछ सिम्टम होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम को लेकर मरीज अपने फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उसके कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन बेसिक इन्वेस्टिगेशन में एक एक्सरे होता है और कुछ खून की जांचें होती है। उस एक्सरे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो बताते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जैसा कि आपने बोला कि जॉइंट का पानी कम हो गया है या जॉइंट का गैप कम हो गया है, जो आम भाषा में लोग बोलते हैं, वो गैप कम होना और पानी होना यही दर्शाता है कि जो दोनों बोन्स के बीच में जो गद्दी जैसी चीज़ होती है वो गद्दी घिस जाती है। तो जब गद्दी नॉर्मल होती है तो वो एक्सरे में गैप के रूप में दिखती है। वो जब वो गद्दी घिस जाती है तो गैप खत्म हो जाता है, तो उसमें वो गैप दिखना बंद हो जाता है, तो जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि हड्डी जॉइंट का गैप खत्म हो गया, जॉइंट घिस गया। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। और अगर सपोज कीजिए कि नीज में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या इसका इम्पैक्ट और भी बॉडी पार्ट्स पर भी पड़ता है? नी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो शुरुआत की स्टेज में तो वो नी तक ही लोकलाइज रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ने लग जाती है वो दूसरे पार्ट को प्रभावित करना शुरू करती है, क्योंकि नी जॉइंट एक वेट बियरिंग पार्ट होता है जो अपनी बॉडी की मैकेनिकल एक्सिस होती है वो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है। जो बॉडी का वेट ट्रांसमिशन होता है वो एक एक्सिस में होता है। अगर आपके घुटने में पेन है, आप प्रॉपर वेट नहीं ले पा रहे हैं घुटने के जॉइंट के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे जॉइंट में जैसे हिप जॉइंट पे, कूल्हे के जोड़ पर, कमर पे भी पड़ता है। और अगर आपकी एडवांस स्टेज है जिसमें जॉइंट में टेढ़ापन आ गया है तो आपके कमर पे सेकेंडरी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिनके घुटने प्रॉब्लम होती है उनके कमर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, तो एक सेकेंडरी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं कमर के जॉइंट में। तो घुटने के जॉइंट में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके कूल्हे के जोड़ में और कमर के जोड़ में भी अच्छा उस पर भी असर पड़ेगा यानी कि। डॉक्टर राहुल जैन, लेकिन जब अगर किसी को आर्थराइटिस हो जाता है तो बड़ा कंफ्यूज रहता है वो डॉक्टर के पास जाने के लिए कि क्या गठिया रोग विशेषज्ञ के पास जाएं या फिर हम ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं। जी, जैसा क्या है कि हमें इसमें डिफरेंस ये करना है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड है। तो इन दोनों का सिम्टम्स में एक बहुत बड़ा जो फ़र्क है, अगर ये जो दर्द है, अकड़न है, सूजन है, ये काम करने से कम हो जाए और रेस्ट पे ज़्यादा है तो ये रूमेटॉइड वाली दिक्कत है। तो इस केस में वो फिजिशियन से या गठिया रोग विशेषज्ञ से मिले। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली जो दर्द आता है वो काम करने पे ज़्यादा होता है, जैसे ही पेशेंट रेस्ट करते हैं वो ठीक हो जाता है। यानी कि जब प्रेशर पड़ता है किसी चीज़ पे तब ज़्यादा होता है। तो उन पेशेंट्स को जो हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर साहब होते हैं उनके पास जाना चाहिए। और इसके लिए टेस्ट कौन से करवाने चाहिए? इसमें सिंपल, जैसा सर ने बताया, कुछ बेसिक टेस्ट और एक्सरे इंपॉर्टेंट है कि जिस जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसके हिसाब से हमें देखना है। और एक्सरे के अलावा जो ब्लड टेस्ट हैं कि सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, गठिया के ब्लड टेस्ट बोलते हैं उसको, रूमेटॉइड फैक्टर और NT-CCP, ESR और CRP, इनसे हमें आइडिया लग जाता है कि इस पेशेंट को गठिया है या ये एज रिलेटेड चेंजेस है। और अगर सपोज नेगेटिव आता है टेस्ट में तो उसके लिए मरीज को क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस के गठिया जो होते हैं, जिसमें 15 से 20% केसेस में अगर गठिया की शक्ल है, जैसे पेशेंट को हाथ के जोड़ों में भी तकलीफ़ है और पैरों के जोड़ों में भी तकलीफ़ है, साथ में ESR CRP बढ़े हुए हैं, तो वो गठिया हो सकता है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो इसका मतलब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो फिर वो हड्डी रोग विशेषज्ञ से। क्या इट कैन बी क्योर पूरी तरीके से? नहीं, ये ट्रीटेबल बीमारियां हैं क्योंकि ये क्रोनिक डिजीजेज हैं, ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं। पर इनसे क्या होता है, जॉइंट का काम होता है हमारा मोबिलिटी रखना, तो जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है वो जॉइंट्स की बदौलत ही पेन फ्री निकलती है। अगर जॉइंट एकदम हेल्दी हैं तो ही हम सारे काम स्मूथली कर सकते हैं। तो जब भी जॉइंट में दिक्कत आती है तो वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली दिक्कत है, तो उस वक्त हमें ये डिसाइड करना है कि इसको ट्रीटमेंट देके हम इस बीमारी को कंट्रोल रखें। और अगर ये ट्रीटमेंट से ठीक हो रही है तो अच्छी बात है, और अगर ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है, जॉइंट खराब हो गए हैं, तो उसको फिर रिप्लेसमेंट। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है ना कि हम हिचकिचाते भी हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, और इनिशियल स्टेज होती है तो हम सोचते हैं कि होम रेमेडीज अप्लाई कर ली तो उसी से ठीक हो जाएगा। नहीं, होम रेमेडीज तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और होम रेमेडीज अप्लाई करनी चाहिए। पर अगर वो बीमारी परसिस्ट करती है और रिकरेंट होती है तो डेफिनेटली हमें अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और क्या ये जेनेटिक है बीमारी? कुछ कंडीशंस में ये फैमिली में रन करती है, पर सब पेशेंट्स को नहीं होती है कि अगर एक फैमिली मेंबर को है तो सारे फैमिली मेंबर्स को नहीं होगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो क्या उसके बेबी पर भी इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, प्रेगनेंसी के जो बेबी का जो इसके है, जितनी नॉर्मल पॉपुलेशन में रिस्क है उस बीमारी की, उतनी उससे थोड़ी ज़्यादा ही उस बच्चे को होगी।
पर ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे को वो प्रॉब्लम आए, तो ऐसा नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल दें कि बच्चे, अगर किसी महिला को कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को भी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार आजकल हम देख रहे हैं ना, एडवांस ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन सब चीज़ों की, तो हम कहते हैं कि योगा से, एक्सरसाइज से या फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर हम चले जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी ठीक हो जाती हैं। तो क्या ये बीमारी भी ठीक हो सकती है? नहीं, ये बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि जॉइंट्स में आग लग जाती है, जो हमारी गठिया रोग की जो बीमारियां, रूमेटॉइड या दूसरी बीमारियां, तो उनको मेडिसिन देके ही हम ठीक कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें जो हैं, जो फिजियोथेरेपी है या कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन, वो सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट नहीं है। मेन ट्रीटमेंट तो दवाई है, हमें लॉन्ग टर्म दवाई देनी पड़ेगी, पेशेंट को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, और हमें दोनों चीज़ देखनी है, दवाई का साइड इफ़ेक्ट और बीमारी का साइड इफ़ेक्ट। इसलिए पेशेंट को रेगुलर दिखाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो दवाई लेनी चाहिए, जहाँ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो सर्जरी करानी चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए हम कहते हैं कि फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता बिल्कुल है। तो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए इसमें? जी, इसमें बेसिकली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ठंड से ज़्यादा बढ़ती है, तो ठंडी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ठंडा मौसम हो या ठंडी चीज़ें हो, वो उसको अवॉइड करें। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, इन सब को अवॉइड करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सर डॉक्टर विजय आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अगर आपको भी हो गया है आर्थराइटिस और इस बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो कौन सा इसके लिए नई टेक्निक सामने आई है और कैसे आप करवा सकते हैं नी रिप्लेसमेंट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विजय शर्मा, इसके साथ ही डॉक्टर राहुल जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल जैन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, फूड आपने बताया कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कई तरीके के मिथ्स भी हैं इससे जुड़े हुए। जी, सबको लगता है कि खट्टा खाने से बीमारी बढ़ती है, तो मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूँ, अगर खाने से बीमारी बढ़ती है तो छोड़ने से ठीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब मिथ्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का पेशेंट सोचते हैं कि कभी दूध नहीं पीना चाहिए या हमें घी चिकनाई नहीं खानी चाहिए। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो मेडिसिन्स रेगुलर लेनी है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, एक डेली रूटीन अपना रेगुलर होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा मिथ्स पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम होने के बाद उसका सोल्यूशन, जो उसका तरीका है, उससे ही ठीक होगी। अपने डिस्कशन करने से, बाकी लोगों को सबकी राय मानने से वो चीज़ सही नहीं होने वाली है। और जो उसके जो मिथ्स होते हैं उन पे बार बार डिस्कशन, जैसा खटाई का है या और भी कोई चीज़ें, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो फ़र्क पड़ता है, हमें पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि ठंडी चीज़ें ठंड से बढ़ती है, ठंडे मौसम से बढ़ती है। इसके अलावा लगातार काम करने से या लगातार आराम करने से, इन सब चीज़ों से, और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर डाइट में नॉन वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड करें। और हेल्दी फूड में सबसे ज़्यादा यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम से कम लें, और जो चीज़ें हमें लेनी है वो प्रोटीन ज़्यादा लें, और फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये एक हेल्दी डाइट में आती है, तो इन सबको हमें खाना चाहिए। कई बार पेशेंट कहते हैं कि हरी पत्ते वाली सब्जियों से दिक्कत होती है, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अपनी जो रेगुलर डाइट है वो यानी कि बैलेंस डाइट पूरी लेनी चाहिए। और जो फूड आपको लगता है कि नहीं खाना चाहिए तो ऐसे मिथ्स पर मत जाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें बता दी हैं आपको, उसी पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर विजय शर्मा, लेकिन कई बार लोग बहुत सालों से दर्द से जूझते हुए रहते हैं और उन्हें लगता है कि सपोज अगर डॉक्टर के पास गए तो कहीं वो एक जो तरीका उनके पास होता है कि नी रिप्लेसमेंट का, वही वो लोग बता देंगे कि आप ये करवा लीजिए। आप सही कह रही है, जैसा कि डॉक्टर राहुल ने बताया कि बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में होती है और बहुत एक फियर रहता है उनके मन में कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर मुझे सर्जरी बता देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्थराइटिस का जो इलाज होता है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो उसके स्टेज डिपेंडेंट होता है। आर्थराइटिस की जो बिल्कुल शुरुआत की स्टेज होती है, जिसको हम ग्रेड 1 कहते हैं, उसमें तो हम इवन दवाई भी प्रिस्क्राइब नहीं करते, हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसको अवेयर करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वेट कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज बताते हैं उसको। अच्छा, वेट बढ़ने से भी बीमारी जी जी, वेट ओबेसिटी, वेट बढ़ना आर्थराइटिस का एक कारण माना जाता है, रिस्क फैक्टर होता है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी नी पे लोडिंग होगी, तो उसका वियर उतना ही तेज़ी से होता है, ज़्यादा होता है।
तो वेट बढ़ना एक रिस्क फैक्टर होता है। तो उस स्टेज 1 में हम नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, मतलब विदाउट मेडिसिन जो ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट एजुकेशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अवेयरनेस, एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, और अपने जॉइंट को किस पोजीशन में रख के काम में लेना है, किस पोजीशंस को अवॉइड करना है, किस किस एक्टिविटी को अवॉइड करना है। जैसे कुछ एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग आर्थराइटिस के पेशेंट को करने के लिए मना करते हैं। जैसे आजकल ये बहुत कॉमन है कि लोग जिम में जाकर अनसुपरवाइज एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं और उससे नी पे बहुत उसका नुकसान होते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को इस तरह की अनसुपरवाइज जिम एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जैसे ट्रेडमिल नहीं करना चाहिए उनको, पुशअप्स नहीं करने चाहिए उनको, पॉइंट कांटेक्ट वाले जो गेम्स होते हैं जैसे बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, ये सब नहीं करने चाहिए उनको, इनसे जॉइंट पे के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अब बात करें कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, जैसे इस स्टेज के बाद भी अगर पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है, पेशेंट आगे की स्टेज में चला गया है, तो हम लोग फिर उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसमें कुछ पेन किलर होती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो जॉइंट का फ्लूइड बढ़ाती है, जैसे ग्लूकोसामाइन होती है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होती है, रोज हिप एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, इस तरह की दवाइयाँ देते हैं। हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन भी लगते हैं। और इन सब के बाद भी अगर स्टेज में आगे की स्टेज में चली जाती है तो कुछ छोटी सर्जरीज होती है, नॉट रिप्लेसमेंट। उन छोटी सर्जरी के द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। क्या ये पूरी तरीके से सेफ है? बहुत, ये ऑलमोस्ट सेफ सर्जरीज है, 99% सेफ सर्जरीज हैं। इन छोटी सर्जरीज में आर्थ्रोस्कोपिक लवाजेज आती हैं, ऑस्टियोटोमीज आती है, बोन के अलाइनमेंट चेंज करने की सर्जरीज आती है, जिनके आउटकम जो डाटाज में हमारे पास एक्सीलेंट है। वो नी रिप्लेसमेंट हम तभी एडवाइस करते हैं जब पेशेंट बहुत आगे की स्टेज में चला गया और ये सब ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं आपके पास। जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या जो इस तरह के जो मैंने बताया कि छोटे सर्जिकल ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं, या पेशेंट हमको ऐसा लगता है कि पेशेंट इस स्टेज के बियॉन्ड चला गया, तो ही हम नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जो आर्थराइटिस की लास्ट स्टेज में हम एडवाइस करते हैं। हर किसी को एडवाइस नहीं इसकी सक्सेस रेट इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। नी रिप्लेसमेंट पिछले 50 साल की सबसे सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है मेडिकल हिस्ट्रीज में, और हमारे पास 50 साल के डाटाज हैं इस सर्जरीज के जर्नल्स में। पूरे वर्ल्ड में जिस जिस कंट्री में नी रिप्लेसमेंट होती है उसके रजिस्ट्रीज में डाटाज हैं। तो 50 साल पहले भी जिसके जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ था उसके क्या सर्वाइवल है, कितने साल उसने सर्वाइव किया, रिवीजन की जरूरत कितने पेशेंट को पड़ी, इनके सारे डाटाज हैं। तो इन डाटाज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी सेफ एंड वेरी सक्सेसफुल सर्जरी एंड इट्स अ गेम चेंजर। इस तरह से जो दर्द से पीड़ित मरीज होते हैं उनके लिए एक तरह से वरदान सर्जरी है। तो मरीज कितने टाइम में पूरी तरीके से फिट हो जाता है और चलने फिरने लगता है? आज की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नी रिप्लेसमेंट की अवेलेबल है, ये इसमें रिवोल्यूशनाइज चेंजेस आ गए हैं। सर्जरी के 6 से 12 घंटे के बाद पेशेंट इंडिपेंडेंट होकर चलने लग जाता है। लोगों के मन में भय रहता है कि मैं 1 महीने तक 2 महीने तक पलंग पर रहूँगी, मेरी कौन सेवा करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन के 6 से 12 घंटे के बाद पेशेंट खुद के पैरों पर चलता है और खुद की सारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, वो खुद ही कर पाता है। और आजकल तो कई जगह ये डे केयर सर्जरीज हो गई है। पेशेंट सुबह आता है और तो सर्जरी करा के शाम को वो घर चला जाता है। इतनी सेफ और इतनी अच्छी सर्जरी। लेकिन घर जाते वक्त उसे कई चीज़ों का ध्यान भी रखना होता होगा। डेफिनेटली सर्जरीज है तो सर्जरी का एक रिकवरी पीरियड होता है। उस रिकवरी पीरियड में आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। और क्या इस बीच दोबारा से डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत? जी, हम इसका पूरा पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल होता है। हम उसको एक फ्रिक्वेंट इंटरवल पे बुलाते हैं, ड्रेसिंग करने के लिए भी बुलाते हैं, उसके स्टिचेस खोलने के लिए भी बुलाते हैं, रेगुलर इंटरवल में एक्सरेज करने के लिए भी बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि जिमिंग, और हम देख रहे हैं आजकल जॉगिंग, जिमिंग, एक्सरसाइज का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो सपोज अगर कोई जिम जाता है या फिर एक्सरसाइज कर रहा होता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वहाँ? अगर जिम एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके लिए ब्रिस्क वॉक अच्छी है, जॉगिंग करना अच्छा है। जॉगिंग करे तो मिट्टी वाली जो ट्रैक्स होते हैं उस पर करे, वो हार्ड सरफेस पे जॉगिंग नहीं करे, क्योंकि हार्ड सरफेस पे जॉग करने से जो इम्पैक्ट आता है नी पे वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ट्रेडमिल, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेडमिल एक ऐसी चीज़ है जो घुटनों के लिए अच्छी नहीं है। ट्रेडमिल हार्ट के लिए बहुत अच्छी है बट घुटनों के लिए अच्छी नहीं है। पुशअप्स नहीं लगाए वो। साइकिलिंग अच्छी है घुटनों के लिए, स्विमिंग अच्छी है। ये कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो घुटनों के लिए अच्छी है और कुछ एक्सरसाइज घुटनों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि तेल की मालिश कर लेना है ना, कई लोग ऐसे कर लेते हैं कि जब दर्द से जूझ रहे होते हैं तो उस वक्त उनको जो आके बताते है तो वो लोग अप्लाई कर लेते हैं। तेल की मालिश करने से कोई नुकसान नहीं है। तेल की मालिश करना, आयोडेक्स लगाना, दर्द के लिए कुछ लेप वेप लगाना, ये सब नुकसान वाली चीज़ें नहीं है। दे ऑल एक्ट्स एज एन काउंटर इरिटेंट्स। वो आपके थोड़ी सी वस्कुलरिटी बढ़ाते हैं, थोड़ी सी आपको गर्मी सी फील होती है और आप अच्छा फील करते हो, सूथिंग फील करते हो। तेल वेल वगैरह लगाने से कोई नुकसान नहीं है, लगाया जा सकता है।
सबवास्टस टेक्निक जो है आजकल काफी चलन में है, तो ये क्या टेक्निक है? देखिए, नी सबवास्टस टेक्निक एक ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट की एक टेक्निक है। नी रिप्लेसमेंट की जो क्लासिकल टेक्निक है, जिसको हम पैरापेटेलर टेक्निक कहते हैं। पैरापेटेलर टेक्निक ऐसी में घुटने के आगे की मांसपेशियों को काट कर जॉइंट के अंदर पहुंचा जाता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट के प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। ये पुराने समय से चली आ रही टेक्निक है। एक जो दूसरी टेक्निक जिसकी टेक्निक से हम लोग करते हैं वो सबवास्टस टेक्निक बोलते हैं। सबवास्टस टेक्निक में घुटने के आगे की मांसपेशियों को काटा नहीं जाता, बल्कि आगे की मसल्स को इंटरमस्कुलर सेप्टम से आगे स्लाइड कर दिया जाता है। तो जॉइंट को तक पहुंचने के लिए मांसपेशियों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती। मांसपेशियों को नहीं काटते हैं तो मांसपेशियों की पावर बरकरार रहती है ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद में। ब्लीडिंग कम होती है, तो जो पेशेंट की रिकवरी का पीरियड होता है वो बहुत पेनलेस होता है। और पेशेंट की जैसा मैंने आपको बताया कि पेशेंट ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद बिना सपोर्ट के चल पाता है। वो इसलिए चल पाता है कि इस टेक्निक में मसल को नहीं काटी जाती, तो मसल की पावर इंटैक्ट रहती है, तो पेशेंट बिना सपोर्ट के चल पाता है। इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेनलेस होती है इसकी रिकवरी। डॉक्टर राहुल जैन, क्या कोई नया ट्रीटमेंट भी आया है? बिल्कुल। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ऐसे ही मेडिकल मैनेजमेंट भी एडवांस होता जा रहा है। तो जो गठिया के जो ट्रीटमेंट है उसमें एक नई ड्रग्स आ गई हैं जिनको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो पर्टिकुलर टारगेट के लिए जाके, जैसे बॉडी के अंदर गठिया के अंदर कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है, उसको जाके वो टारगेट करती हैं। तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं और आजकल इंडिया में भी ये मेडिसिन्स बन रही हैं, तो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम हो गई है। तो ये मतलब इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि अगर बीमारी बहुत बड़ी हुई है तो उसमें हम फर्स्ट लाइन इनको यूज़ करके बीमारी को अच्छे से कंट्रोल करके फिर गोलियों से उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो इन दवाइयों के आने से जो हमारे गठिया वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ वाकई चेंज हो गई। आखिरी सवाल डॉक्टर विजय शर्मा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे मैं अपने दर्शकों को एक संदेश देना चाहूँगा कि ये जो आर्थराइटिस है ये बहुत हद तक क्योरेबल बीमारी है और कुछ बीमारियां जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की श्रेणी में आती है वो कंट्रोलेबल है। तो आप भ्रांतियों में ना फंसें, आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। एक पेनलेस लाइफ जीना आपका राइट है और आप कुछ भ्रांतियों से दूर रह के उचित इलाज करके आप एक पेनलेस लाइफ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल जैन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, जैसा कि इस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे थीम है अर्ली कनेक्ट एंड डोंट डिले, तो वही है कि सब जैसे ही पेशेंट को लगे या अपने आसपास किसी को लग रहा है कि पेशेंट को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसको अपने गठिया के जो डॉक्टर हैं या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं या फिजिशियन है उससे कनेक्ट करना है और अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करा के उसका इलाज शुरू करना है, जिससे वो एक पेन फ्री लाइफ जी सके और जो गठिया से होने वाले जो नुकसान है, लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन प्रिवेंट कर सकें और पेशेंट एक हेल्दी एंड फिट लाइफ जी सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने आपको जो बताए हैं सिम्टम्स, अगर आप उन समस्याओं से जूझ रहे हैं और आपको भी कहीं पर भी लगता है कि इस बीमारी से आप भी जूझ रहे हैं, तो देर मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए ताकि वक्त पर इलाज हो सके। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।